नमस्कार। संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्रवाई के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालयों की ओर से दिया जाता है। आज के कार्यक्रम में हम प्रश्नकाल के दौरान कुछ मंत्रालयों से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों और उससे जुड़े जवाब आपको दिखाएंगे। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं लोकसभा में प्रश्नकाल में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल इस्पात उद्योग में कार्बन उत्सर्जन से जुड़ा हुआ। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद भारती पारधी और शशांक मणि ने। इन सांसदों ने इस्पात मंत्रालय से पूछा कि क्या देश में इस्पात उद्योग के प्रमुख मुद्दों में से कार्बन उत्सर्जन एक है? यदि हाँ, तो क्या इस्पात उद्योग के कार्बन फुटप्रिंट को कम करना राष्ट्रीय इस्पात नीति के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है? यदि हाँ, तो ब्यौरा क्या है? और इस्पात उद्योग के कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं? क्या सरकार ने देश में इस्पात उद्योग के कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कोई रूपरेखा तैयार की है? यदि हाँ, तो ब्यौरा क्या है? और समय सीमा के भीतर लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं? क्या सरकार ने इस्पात क्षेत्र में कार्बनीकरण को रोकने और संसाधन दक्षता में सुधार करने की दिशा में कोई कदम उठाए हैं? यदि हाँ, तो की गई विशिष्ट पहलों सहित ब्यौरा क्या है? इस क्षेत्र में कार्बनीकरण को रोकने और संसाधन दक्षता बढ़ाने के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अब तक क्या प्रगति हुई है? इस सवाल का जवाब इस्पात राज्य मंत्री भूपति राज श्रीनिवास वर्मा ने दिया। उन्होंने बताया कि कार्बन उत्सर्जन एक वैश्विक मुद्दा है और भारतीय इस्पात उद्योग भी इस मुद्दे के प्रति सजग है। इस्पात उद्योग के कार्बन फुटप्रिंट को कम करना राष्ट्रीय इस्पात नीति के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। इस्पात क्षेत्र में अकार्बनीकरण और संसाधन दक्षता में सुधार करने की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं। इस्पात मंत्रालय ने इस उद्देश्य के लिए इस मंत्रालय द्वारा गठित 14 कार्यबलों की सिफारिशों के अनुरूप ग्रीनिंग द स्टील सेक्टर इन इंडिया रोड मैप एंड एक्शन प्लान शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट इस्पात क्षेत्र का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करती है। इस्पात क्षेत्र के कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए विभिन्न तरीकों पर चर्चा करती है और इसके लिए रणनीति कार्य योजना और रोड मैप तैयार करती है। मंत्रालय ने इस्पात उद्योग के हरित ट्रांजिशन को सुगम बनाने के लिए कम उत्सर्जन वाले इस्पात को परिभाषित करने और वर्गीकृत करने के लिए मानक प्रदान करने हेतु हरित इस्पात के लिए वर्गीकरण जारी किया है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन और उपयोग के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन योजना प्रतिपादित की है। इस्पात मंत्रालय इस मिशन में एक हितधारक है और इस मिशन के तहत कोयला कोक की खपत को कम करने के लिए वर्टिकल शाफ्ट में 100% हाइड्रोजन का उपयोग करके DRI का उत्पादन करने के लिए 2 पायलट परियोजनाएं, मौजूदा ब्लास्ट फर्नेस में हाइड्रोजन का उपयोग करने के लिए एक पायलट परियोजना सौंपी गई है। इस्पात मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति 2019 इस्पात विनिर्माण में कोयले की खपत को कम करने के लिए घरेलू स्तर पर उत्पादित स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाने की परिकल्पना करती है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का मोटर यान नियम सितंबर 2021 इस्पात क्षेत्र में स्क्रैप की उपलब्धता बढ़ाने की परिकल्पना करता है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जनवरी 2010 में शुरू किया गया राष्ट्रीय सौर मिशन सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है और इस्पात उद्योग के उत्सर्जन को कम करने में भी सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन के तहत प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना इस्पात उद्योग को ऊर्जा खपत कम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ग्लासगो में आयोजित COP26 शिखर सम्मेलन में घोषणा की है कि भारत 2070 तक निवल शून्य के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। इस्पात मंत्रालय इस कथन के अनुरूप कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए सभी कदम उठा रहा है।
आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है ग्रामीण व्यापार मालिकों का ई कॉमर्स कौशल प्रशिक्षण से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद शशांक मणि ने। उन्होंने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार के पास उत्तर प्रदेश में ऐसे ग्रामीण उद्यमियों की संख्या के संबंध में आंकड़े उपलब्ध हैं जो व्यापक बाजारों तक पहुंचने के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहे हैं। यदि हाँ, तो डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन बिक्री जैसे ई कॉमर्स कौशल में ग्रामीण व्यापार मालिकों को प्रशिक्षण करने के लिए मौजूदा कार्यक्रम यदि कोई हो सहित ब्यौरा क्या है। क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पहल करने की योजना बना रही है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने दिया। उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने व्यापक बाजार पहुंच के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 2253 ग्रामीण उद्यमियों के उत्पादों को विभिन्न ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों में शामिल किया है। उत्तर प्रदेश के 802 किसान उत्पादक संगठनों की देश भर के बाजारों तक पहुंच को आसान बनाने के लिए डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क में शामिल किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के विभिन्न उद्यमी स्वेच्छा से अपने व्यवसाय के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं, जिनके आंकड़े केंद्रीय रूप से उपलब्ध नहीं है। सरकार ने ग्रामीण व्यवसाय स्वामियों को ई कॉमर्स कौशल में प्रशिक्षण देने के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान है, ने भारतीय उद्यमशीलता इकोसिस्टम में सहायता प्रदान करने के लिए 4 सितंबर 2023 को मेटा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य आकांक्षी और मौजूदा लघु व्यवसाय स्वामियों को आवश्यक साधन, ज्ञान और संसाधन उपलब्ध कराना तथा उभरते एवं मौजूदा उद्यमों को फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे मेटा प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल मार्केटिंग कौशल में प्रशिक्षित करना है। इन कार्यक्रमों के तहत लगभग 22,000 NIES BUD प्रशिक्षुओं को मेटा द्वारा डिजिटल मार्केटिंग में प्रशिक्षित किया गया है। NIES BUD ने मेटा स्मॉल बिजनेस एकेडमी के साथ मिलकर डिजिटल मार्केटिंग कौशल पर 4 ऑनलाइन पाठ्यक्रम तैयार किए हैं, जो अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। इन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से 8,707 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वयं सहायता समूह के लिए भी आपूर्ति श्रृंखला, ब्रांडिंग, पैकिंग, लॉजिस्टिक, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शामिल करने आदि विषयों पर ई कॉमर्स भागीदारों के साथ नियमित रूप से प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क की अग्रगामी पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल कॉमर्स को सभी के लिए उपलब्ध कराना है, जिससे कि प्रत्येक विक्रेता, MSME, व्यापारी, किसान और उपभोक्ता डिजिटल कॉमर्स के माध्यम से बाजार तक पहुंच बनाएं, इसके भागीदार बने और इसका लाभ उठा सकें। ONDC ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलों में शामिल है, जिसका विवरण इस प्रकार है। छोटे व्यवसायों की बाजार पहुंच का विस्तार करके उनकी वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश तथा ONDC ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ONDC ने भारत के प्रत्येक गांव को राष्ट्रीय डिजिटल बाजार से जोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कॉमन सर्विस सेंटर के नेटवर्क के साथ साझेदारी की है और ग्रामीण भारत में सहायक ई कॉमर्स को बढ़ावा दे रहा है। लघु कृषक, कृषि व्यवसाय संघ, किसान उत्पादक संगठनों को सहायता प्रदान करने के लिए ONDC के साथ मिलकर काम कर रहा है। 7,000 से अधिक FPO पहले ही ONDC में शामिल हो चुके हैं, जिससे वो भारत के 60 से अधिक शहरों में अपनी उपज का विक्रय करने में सक्षम है। ये पहल किसानों और FPO उद्यमों को डिजिटल रूप से सशक्त करती है और उन्हें बाजार तक पहुंच प्रदान करती है। प्रसार भारती वैश्विक सेवा दायित्व निधि के तहत भारत नेट इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए ग्रामीण भारत के लिए OTT और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ ब्रॉडबैंड सेवाओं को एकजुट करने के लिए ONDC के साथ कार्य कर रहा है। इसमें प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेब्स पर खरीदारी को लागू करना शामिल है, जिसे ONDC के डिजिटल कॉमर्स फ्रेमवर्क के साथ एकीकृत किया जाना है, ताकि उत्पादों और सेवाओं की बिक्री को लागू किया जा सके, जिससे ग्रामीण विक्रेताओं के लिए डिजिटल दूरी को कम किया जा सके। MSME मंत्रालय ने MSME ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग स्कीम शुरू की है, जिसे 5 लाख लघु और मध्यम उद्यमों को ONDC में शामिल करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसके साथ 50% लाभार्थी महिला स्वामित्व वाले उद्यम होंगे। ONDC, SIDBI और
बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ग्रामीण सत्व आदि जैसी एजेंसियों के सहयोग से स्वयं सहायता समूहों और सामाजिक क्षेत्र के संगठनों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शामिल होने और ONDC के माध्यम से अपने उत्पाद बेचने में सक्षम बना रहा है। BMGF ने ONDC के माध्यम से 1 मिलियन महिला उद्यमी को सशक्त बनाने के लिए भी कार्यक्रम शुरू किया है। DAY NRLM के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को शामिल करने और विपणन के लिए विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स क्रमशः फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड, अमेजॉन फैशनियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और जियो मार्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्यों में यात्रा बुकिंग उद्यमों की स्थापना और प्रबंधन के लिए SHG सदस्यों की सहायता करने हेतु एक प्रारंभिक परियोजना संचालित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय और इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है ODOP निर्यात में वृद्धि से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद पुट्टा महेश कुमार ने। उन्होंने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से पूछा कि विगत 5 वर्षों के दौरान भारत के निर्यात किए गए एक जिला एक उत्पाद उत्पादों के कुल मूल्य और मात्रा का ब्यौरा क्या है। भारत भर में ODOP उत्पादों के लिए निर्यात को बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने हेतु विगत 5 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है। क्या सरकार ने भारत से ODOP के निर्यात को बढ़ाने के लिए आवश्यक अवसंरचना के विकास और उन्नयन में निवेश करने के लिए विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करने का विचार किया है? यदि हाँ, तो ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने ODOP उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए कोई प्रशिक्षण, कौशल विकास पहल, योजना, स्कीम चलाई है? यदि हाँ, तो ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने दिया। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश के जिलावार ODOP उत्पाद निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सहयोग से निर्यात संवेदीकरण और संवर्धन कार्यशालाओं के आयोजन के लिए राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और जिलों के साथ कार्य कर रहा है। ये कार्यशालाएं हितधारकों को वैश्विक व्यापार को संचालित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और उपकरणों से लैस करने के लिए डिजाइन की गई हैं। ये कार्यशालाएं सभी हितधारकों को सशक्त बनाकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो भारत के निर्यात हब के रूप में जिले पहल के तहत पहचाने गए उत्पादों और सेवाओं की दृश्यता को बढ़ावा देने और इसमें वृद्धि करने के लिए भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कार्यकलाप शुरू किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन उत्पादों को बढ़ावा देने के प्रयासों में विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के साथ जुड़ाव, आभासी क्रेता विक्रेता बैठकें और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी शामिल है। इसके अतिरिक्त भारत में आयोजित G20 बैठकों के दौरान उपहार के रूप में कई ऐसे उत्पादों को शामिल किया गया, जिससे इन उत्पादों की वैश्विक प्रोफाइल को बढ़ाने में और योगदान मिला है। निर्यात हब के रूप में जिले पहल के तहत देश के सभी जिलों में निर्यात के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने और निर्यातकों को सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और जिलों के साथ साथ DGFT के क्षेत्रीय प्राधिकारी, प्रमुख ई-कॉमर्स भागीदारों, राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्र सरकार के हितधारकों, उद्योग संघों आदि के साथ आउटरीच कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, ताकि भाग लेने वाले व्यवसायों के साथ साथ छोटे पैमाने में निर्यातकों और MSME के लिए बहुमूल्य सहायता, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण सत्र प्रदान किए जा सकें, जिससे उन्हें वैश्विक बाजारों में सफल होने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि और सहायता मिल सके। DGFT ने एक्जिम बैंक के एक्जिम ग्रिड कार्यक्रम के माध्यम से DEH ODOP उत्पादों के निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए एक्जिम बैंक के साथ भी भागीदारी की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करना और सहायता हेतु उपयुक्त लाभार्थियों की पहचान करना है। आंध्र प्रदेश सहित राज्यों में ODOP उत्पाद के निर्यात संवर्धन हेतु आयोजित कुछ कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं। ODOP पहल के अंतर्गत राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के सहयोग से आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले सहित विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में डिजाइन संवेदीकरण कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। 17 राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में भी ऐसी कुल 29 कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। ODOP पहल के तहत
जैविक प्रमाण अभियानों को चलाने के लिए राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर कार्य किए जा रहे हैं। ये अभियान किसानों को जैविक प्रमाणीकरण पर प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और पात्र किसानों के लिए प्रमाणीकरण की सुविधा में सहायता करते हैं। 9 राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 18 NPOP कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं, जो विभिन्न ODOP उत्पादों के लिए जैविक खेती को औपचारिक मान्यता दिलाने में योगदान दे रही हैं। निर्यात हब के रूप में जिले पहल के तहत आयोजित आउटरीच कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में आंध्र प्रदेश के जिलों में 700 से अधिक व्यक्तियों की भागीदारी के साथ हाल ही में 5 निर्यात जागरूकता बैठकें, हितधारकें बैठकें आयोजित की गई हैं। और अब बात राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए प्रश्नों पर डाल देते हैं एक नजर। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है आयुष स्वास्थ्य केंद्र से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद दोरजी तशेरिंग लेपचा ने। उन्होंने आयुष मंत्रालय से पूछा कि पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष रूप से सिक्किम में आयुष स्वास्थ्य केंद्रों की प्रमुख विशेषताओं का ब्यौरा क्या है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेष रूप से सिक्किम में स्थापित, प्रस्तावित और क्रियाशील आयुष स्वास्थ्य केंद्रों का ब्यौरा क्या है। इस प्रश्न का उत्तर आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिया। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत के तहत पूर्वोत्तर राज्यों सहित राज्य, संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के माध्यम से 12,500 आयुष स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों, अब इसका नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है, को राष्ट्रीय आयुष मिशन की केंद्रीय प्रायोजित योजना के विस्तृत कार्य क्षेत्र के तहत वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक चरणबद्ध तरीके से संचालित करने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है, जिसे अब वर्ष 2024-25 तक बढ़ा दिया गया है। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित आयुष अस्पतालों और औषधालयों की स्थिति संलग्न 11 में दी गई है। इसके अतिरिक्त चूंकि जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है, अतः सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में जिला स्तर पर आयुष स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना करना संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि राष्ट्रीय आयुष मिशन की केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्य सरकारों को 50-30-10 विस्तारों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना और वर्तमान आयुष औषधालयों और स्वास्थ्य उपकेंद्रों, जिसका नाम अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा गया है, को अद्यतित करके आयुष स्वास्थ्य आरोग्य केंद्रों के संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार आयुष मंत्रालय ने समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र में 40 एकीकृत आयुष अस्पताल और 829 AAM को अनुमोदित किया है। इनमें से 2 एकीकृत आयुष अस्पताल और 18 AAM सिक्किम में हैं। आयुष स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों की मुख्य विशेषताएं हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक चरणबद्ध तरीके से केंद्रीय प्रायोजित योजना मोड में और राष्ट्रीय आयुष मिशन के विस्तृत कार्य क्षेत्र के तहत राज्य, संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से 12,500 आयुष स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र को संचालित करने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित किया। अगर योजना के विजन को देखें तो आयुष सिद्धांतों को, प्रथाओं और आधारित एक समग्र आरोग्य मॉडल स्थापित करना। उद्देश्य की बात करें तो दल आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके आयुष के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, वर्तमान सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पद्धतियों के साथ एकीकरण स्थापित करके निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक और पुनर्वास स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केंद्रित करते हुए आयुष सिद्धांतों और प्रथाओं पर आधारित एक समग्र आरोग्य मॉडल स्थापित करना, आयुष सेवाएं उपलब्ध कराकर जरूरतमंद लोगों को सूचित विकल्प प्रदान करना। कार्यान्वयन की रणनीति। आयुष मंत्रालय को आयुष्मान भारत के तहत 12,500 स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र विकसित करने का कार्य सौंपा गया है। इसे राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाएगा। इसका वित्त पोषण राष्ट्रीय आयुष मिशन की केंद्रीय प्रायोजित योजना के माध्यम से किया जाएगा। आयुष मंत्रालय ने राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालयों के परामर्श से आयुष स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र को अद्यतित करने के लिए निम्नलिखित 2 मॉडल प्रस्तावित किए हैं। आयुष औषधालयों को अद्यतित करना, वर्तमान उप स्वास्थ्य केंद्र को अद्यतित करना, राष्ट्रीय आयुष मिशन के माध्यम से उपयुक्त दोनों मॉडलों के लिए वित्त पोषण प्रदान करना।
आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयासों से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद संगीता यादव ने। उन्होंने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से पूछा कि देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय द्वारा पिछले 5 वर्षों के दौरान क्या प्रयास किए गए हैं। क्या सरकार मंत्रालय ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण के क्षेत्र में कोई रूपरेखा या कार्य योजना तैयार की है? यदि हाँ, तो ब्यौरा क्या है? क्या मंत्रालय वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में उनके संभावित योगदान के आधार पर नई नीतियों, योजनाओं और विधायी प्रस्तावों का मूल्यांकन कर रहा है? यदि हाँ, तो ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? इस सवाल का जवाब उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री नीमूबेन जयंतीभाई बांभड़िया ने दिया। उन्होंने बताया कि पीडीएस सुधारों के तहत सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने राशन कार्डों, लाभार्थी डेटाबेस को पूर्णतः डिजिटल कर दिया है। सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में पारदर्शिता पोर्टल और ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा टोल फ्री नंबर लागू कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में ऑनलाइन आवंटन कार्यान्वित कर दिया गया है और 31 राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है। फिलहाल राष्ट्रीय स्तर पर 99.8% राशन कार्डों को आधार के साथ जोड़ दिया गया है और NFSA लाभार्थियों के बायोमेट्रिक आधार प्रमाणन के माध्यम से पारदर्शी तरीके से खाद्यान्नों के वितरण के लिए EPOS उपकरण संस्थापित करके लगभग सभी उचित दर दुकानों को स्वचालित कर दिया गया है। इसके अलावा 100% NFSA लाभार्थियों को कवर करते हुए देश के सभी 36 राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी के लिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को लागू कर दिया गया है। ये विभाग राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में उन्नत एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला सॉफ्टवेयर के विकास और कार्यान्वयन के लिए एक नई केंद्र प्रायोजित योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी द्वारा आधुनिकीकरण और सुधार के लिए योजना को कार्यान्वित कर रहा है। स्मार्ट पीडीएस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी अवसंरचना को मजबूत करना और NFSA और राज्य की स्कीमों को कवर करते हुए समस्त पीडीएस इकोसिस्टम में परिवर्तनकारी बदलाव के लिए नई प्रौद्योगिकी आधारित सुधार प्रारंभ करना है। इस प्रकार सभी राज्य, संघ राज्य क्षेत्रों में पीडीएस से संबंधित सभी प्रचालनों को कवर करते हुए IT, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एकीकृत केंद्रीय प्रणाली को संस्थागत रूप देने के संबंध में सभी राज्य, संघ राज्य क्षेत्रों में पीडीएस प्रचालनों की राज्य स्तरीय सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सुचारों को बनाए रखने के लिए स्मार्ट पीडीएस योजना को प्रारंभ किया गया है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है नया प्रशिक्षुता कार्यक्रम से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद डॉक्टर फौजिया खान ने। उन्होंने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से पूछा कि क्या ये सच है कि देशों की शीर्ष 500 कंपनियों में वर्तमान में 70 लाख से थोड़े अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। यदि हाँ, तो क्या मंत्रालय की प्रस्तावित स्वैच्छिक कोटा प्रणाली के माध्यम से 1 करोड़ युवाओं को रोजगार सुनिश्चित करने की योजना है? क्योंकि इसके लिए कंपनियों को अपने मौजूदा कार्यबल के 25% से अधिक प्रशिक्षुओं को नियुक्त करना होगा। क्या मंत्रालय ने इस स्वैच्छिक कोटा प्रणाली के कार्यान्वयन में संभावित विसंगतियों या भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए कार्य नीतियां विकसित की हैं? यदि हाँ, तो इन कार्य नीतियों का ब्यौरा क्या है और उन्हें कैसे लागू किया जाएगा? इस सवाल का जवाब कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने दिया। उन्होंने बताया कि बजट 2024-25 में घोषित प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का उद्देश्य 5 वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में से 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। ये रोजगार प्रदान करने की योजना नहीं है। ये युवाओं को व्यवसायों या संगठनों के वास्तविक जीवन के माहौल में प्रशिक्षण प्राप्त करने, अनुभव और कौशल प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है, जो शैक्षणिक शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच की खाई को पाटने में मदद करता है, बदले में उसकी रोजगार क्षमता को बढ़ाने में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त www.pminternship.mca.gov.in में उपलब्ध पीएम इंटर्नशिप योजना पायलट प्रोजेक्ट के दिशा निर्देशों में ये स्पष्ट किया गया है कि इंटर्नशिप का प्रस्ताव मंत्रालय या संबंधित कंपनी और चयनित इंटर्न के बीच नियोक्ता कर्मचारी के किसी भी अनुबंध या कानूनी संबंध को बढ़ावा नहीं देता है।
ये भी स्पष्ट किया जाता है कि इंटर्नशिप के ऐसे प्रस्ताव को इंटर्नशिप की अवधि के दौरान या बाद में संबंधित कंपनी या मंत्रालय द्वारा भविष्य में रोजगार के प्रस्ताव या वादे के रूप में नहीं माना जा सकता। इस योजना की शुरुआत के रूप में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 3 अक्टूबर 2024 को 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर प्रदान करने के लिए लक्षित योजना का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। पीएम इंटर्नशिप योजना एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है जो एंड टू एंड योजना कार्यान्वयन और इंटर्नशिप लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में कार्य करता है। कंपनी द्वारा इंटर्नशिप के अवसरों को पोस्ट करना, युवाओं द्वारा पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया, इसके बाद कंपनी द्वारा चयन और ज्वाइनिंग प्रक्रिया सहित इंटर्नशिप का पूरा चक्र पोर्टल पर समाहित किया जाता है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पायलट परियोजना के दिशा निर्देशों में डिजाइन, कार्यान्वयन, संचालन और अन्य पहलुओं की निगरानी के लिए एक निगरानी और संचालन समिति के गठन का भी प्रावधान है। इसके अतिरिक्त एक समवर्ती मॉनिटरिंग, मूल्यांकन और अध्ययन ढांचा भी उपलब्ध कराया गया है ताकि समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।